वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक और शेयर का बटन दबाकर युक्ति आईएएस को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। युक्ति आईएएस के द्वारा आगामी परीक्षाओं के संदर्भ में जो सीरीज चलाई जा रही है उसका पॉलिटिक एक पार्ट संविधान के विकास से आज लिया गया है, क्योंकि इसमें यूपीएससी प्लस पीसीएस और विभिन्न एग्जाम जो भी आपके आगामी आने वाले उसमें इसमें से 1 से 2 या 3 प्रश्न जरूर होंगे। इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको अच्छी तरीके से समझ लिया जाए तो इसमें आपके क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका है वो 100% एक्यूरेसी के साथ होगी, और जो भी प्रश्न होंगे 100% उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले जो भी आपकी संबंधित समस्या हो तो दिए गए नंबर पर आप डायरेक्ट समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म हमारे बने हुए हैं, जैसे फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं। चलिए आज सेशन को प्रारंभ करते हैं। इसमें जो चर्चा की गई है, जैसे आपको जो चर्चा इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें आप चार्टर एक्ट है, फिर भारत शासन अधिनियम है, इसकी कुछ मुख्य बिंदु और प्लस उसकी विशेषता क्या थी, इस पर चर्चा की जाएगी। तो दोनों चीज़ों से देखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे और आज प्रयास करेंगे पूरा समाप्त कर लिया जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्या है। इस संबंध में कुछ बातें हैं भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण माना गया। प्रथम बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य मान्यता प्राप्त हुई और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ये 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट है। थोड़ा सा यहाँ लगता है मिसप्रिंट हो गया है, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। विशेषता क्या थी? बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उनकी सहायता 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ये प्रश्न पीटी में कितनी ही बार पूछा जा चुका है, पीसीएस में प्लस यूपीएससी में कथन वाले 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन दिए रहते, उसमें पूछा गया है। फिर सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से जुड़े गए। मद्रास और बम्बई के गवर्नर जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इससे पूर्व सभी अलग अलग कार्य करते थे। इसमें महत्वपूर्ण एक बातें की गई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से कि सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद इंग्लैंड में स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो कब ये प्रश्न पीटी में कितनी बार ही पूछ चुका है आप लोगों से कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो इस निर्णय के विरुद्ध, हालांकि इस निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में बन चुका था, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहा गया। फिर कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। यहाँ से भी पीटी में बार बार आपसे पूछा गया है प्रश्न। तो देखते हैं, ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के गवर्नर बॉडी के माध्यम कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। तो यहाँ प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछा गया आप लोगों से कि ब्रिटिश सरकार का जो गवर्निंग बॉडी के माध्यम कंपनी का नियंत्रण किस पद के आधार पर हुआ? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद के सृजन के बाद। भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नर जनरल परिषद अन्य 4 सदस्य थे। जैसे यहाँ ये पीटी में आपको पूछता है, बार बार पूछा गया, तो इसलिए इसे देख के, जैसे फिलिप फ्रांसीसी मानसन, बॉरवेल और क्लेवरिंग नाम के व्यक्ति थे, जो गवर्नर जनरल के परिषद जो थी उनमें 4 अन्य सदस्य के रूप में मनोनीत थे। भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ये पीटी में आपको पीसीएस के पीटी में कितनी बार ही प्रश्न पूछ चुका है इस संदर्भ में। इस अधीन सभी प्रावधान परीक्षण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित था।
तो सबसे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर आपको नज़र आई होगी कि सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही परीक्षण और संतुलन के सिद्धांत, जो आपको विधायी प्रक्रिया में उपयोग होगा, जब भारत में विधायी प्रक्रिया का विकास जब हो रहा था, विधानसभा विधान परिषद जिसमें परीक्षण और संतुलन की चर्चा मिलती है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। तो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या बातें हैं। तो सबसे कुछ बिंदु इसकी थी, जैसे रेगुलेटरी एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, नाम दिया गया। इसी के उपरांत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। तो कहने का सेटलमेंट ऑफ एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था, उसके सुधार में ये भी लाया गया। तो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट का सृजन किस एक्ट के उपरांत हुआ? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट के बाद। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट का जो था मुख्य विशेषता क्या थे, देख लेते हैं। इसमें द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। यह 1858 तक जारी रहा, जब तक 1857 का विद्रोह नहीं हो गया, उसके बाद ब्रिटिश संसद में भारतीय शासन प्रशासन नहीं किया, तब तक द्वैध शासन प्रणाली यहाँ लागू थी। जो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या थी, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों में अलग अलग कर दिया गया। यहाँ से महत्वपूर्ण था, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य कंपनी के अब दोनों अलग अलग हो गए। इससे पहले क्या आता था, दोनों एक साथ किए जाते थे। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछे गए हैं। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नामक एक नया निकाय गठन किया गया। तो प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो नोट है कुछ यहाँ महत्वपूर्ण बात है, जैसे जो भी नोट से लिखा जाता है उसका बेहतर तरीके से नोट डाउन करेंगे। भारत में कंपनी का दिन जो क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र माना गया। इससे पहले आधिपत्य का क्षेत्र नहीं माना जाता था, ये कंपनी का क्षेत्र कंपनी का व्यापारिक क्षेत्र माना जाता था। तो कभी भी प्रश्न में आए कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य कब माना गया? तो ये 1784 के एक्ट में माना गया, न कि उससे पहले कभी। ये उससे पहले कंपनी का क्षेत्र था, जिसे ब्रिटिश संसद उसे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट दी हुई थी, अधिकार पत्र दिया हुआ था, जिसके आधार पर वो यहाँ पर व्यापार करता था कि इस पर डायरेक्ट कंपनी का वहाँ के शाही शासन प्रशासन का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं होता था, बस व्यापार संबंधी हस्तक्षेप किए जाते थे। पर 1784 एक्ट के बाद यह भी समाप्त हो गया, ये हस्तक्षेप बढ़ा ब्रिटिश जो भी शासन प्रशासन ब्रिटिश शासन के थे उसकी। तो आधिपत्य पहली बार इसे माना गया। नेक्स्ट क्या था नोट में, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन के पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। देखिए, अब ब्रिटिश सरकार को इसी एक्ट के बाद पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चार्टर एक्ट 1793 महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु कुछ बातें जो पीटी में बार बार पूछा जाता है उसे देखते हैं। 1793 एक्ट कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अधिकारियों वेतन और भारतीय कोष से देने लगे। यहाँ कोर्स लिखा गया है, यहाँ कोष होगा, यानी जो भी भारत के कोष थे वहाँ से जो भी ब्रिटिश अधिकारियों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी थे उनका वेतन दिया जाना था। चार्टर एक्ट 1813 ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, इसमें अब बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो हस्तक्षेप के सिद्धांत तथा नेपोलियन द्वारा लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था कॉन्टिनेंटल सिस्टम से अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार के मार्ग लगभग बंद हो गए थे। फलतः कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने की आवश्यकता महसूस की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी व्यापारिक एकाधिकार की ब्रिटिश संसद कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था, तो उसे समाप्त करने के लिए उसके पीछे मुख्य ध्येय क्या था? क्या भारत पर उसका
उदार नीति थी या कोई और कारण था? ये प्रश्न आपको यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो आप इस संदर्भ में आप देखिए कि हस्तक्षेप का सिद्धांत यहाँ करना चाह रहा था, और नेपोलियन द्वारा जो महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल व्यवस्था जो अपनाई गई थी उसके डर के कारण कि वो कहीं नेपोलियन सभी कॉन्टिनेंटल को अपने शासन प्रशासन में शामिल न करने, अपने साम्राज्य में शामिल न कर ले। सभी जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, वो किस तरह विश्व को जीतता चला जा रहा था। तो इस संदर्भ में इस डर के कारण वो ब्रिटिश संसद जो भी एकाधिकार थे वो धीरे धीरे समाप्त करना और ब्रिटिश शासन का यहाँ पर स्थापित किया, ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित किया। इसलिए चीज़ें देखी गई। कंपनी के भारतीय व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1813। चीन के व्यापार, चाय के व्यापार पर एकाधिकार समान रूप से बना रहा। तो प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछे गए हैं। 1 लाख प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रशासन और साहित्य में सुधार के उत्थान के लिए जो भी योगदान स्वरूप दिया जाने वाला प्रावधान किया गया। भेंट यानी पुरस्कार यहाँ से कि जो भी 1 लाख प्रति वर्ष, हालांकि यह कागजी ही रहा, ऐसा कुछ देखने को धरातल पर नहीं रहा था मिला था, परंतु एक्ट में कुछ सुधार थे, उसे तो देखना ही है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को विगत 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश में राजस्व के नियंत्रण का अधिकार दिया गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर राजस्व का अधिकार दिया गया, पर उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 20 वर्ष के लिए। तो यहाँ प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं। तो जो भी बातें लिखी गई है वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका, और रिपीट यही सब क्वेश्चन बार बार किया जाता है, थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज करके, पर मुख्य ध्येय यही रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। चार्टर एक्ट 1833 में क्या बातें थी? तो चार्टर एक्ट में आप देखते हैं कि भारतीय प्रशासन केंद्रीकरण इस एक्ट के माध्यम से किया गया था। तो पहली बार प्रश्न पूछा केंद्रीकरण की स्थिति कब लाई गई भारतीय प्रशासन? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। जैसे बंगाल गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने। संविधान निर्माण प्रथम संकेत इस एक्ट से ही प्राप्त होते। तो प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछा जा चुका है कि किस एक्ट के तहत संविधान निर्माण की प्रथम झलक मिलती है? तो चार्टर एक्ट 1833 से तहत। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या थी। भारत के गवर्नर जनरल सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। गवर्नर जनरल में प्रथम एक ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। तो प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका और असीमित अधिकार प्रदान कर दिया गया गवर्नर जनरल को। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो यहाँ प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं किस अधिनियम में नियामक कानूनों को कहा गया, उससे पूर्व के कानूनों को नियामक कानून माना गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में जुड़ा। तो पहला विधि विशेषज्ञ कौन था? मैकाले। यहाँ प्रश्न पीटी में आपको बार बार पीसीएस में और प्लस यूपीएससी में आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय कानून को संचालित, संहिताबद्ध और सुधार की भावना में एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। तो यहाँ भी प्रश्न पीटी में पूछे किस एक्ट के तहत विधि आयोग की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल को भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगी। तो यहाँ पर प्रश्न पीटी में पूछा गया तो गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत भारत सरकार माना गया और किस एक्ट में उसकी परिषद को भारत परिषद माना जाने लगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय केवल धर्म, वंश, रंग और जन्म स्थान के इत्यादि के आधार पर कंपनी किसी भी पद से जिसके लिए वह योग्य है वंचित नहीं किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान जोड़ा गया। हालांकि यह कागजी ही था, धरातल पर ऐसी बातें नहीं थी, केवल ब्रिटिश हित ही सर्वोपरि थे, यहाँ भारतीय हित नहीं देखे जाते थे। पर यहाँ प्रश्न ये बनता है कि केवल धर्म, वंश, जाति और रंग के आधार पर विभेद की प्रक्रिया जो थी पहले समाप्त कर दी गई किस एक्ट के तहत? 1833 के एक्ट के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में दास प्रथा के गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1843 दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, हालांकि पूर्ण रूप से
इस पर 1833 में गैर कानूनी घोषित किया, परंतु 1843 में यह पूर्णतः उन्मूलन हो गया। तो प्रश्न यहाँ से पूछे गए, उन्मूलन कब पूछे, तब 1843 बताना है, और जब गैर कानूनी घोषित करना तो 1833 का एक्ट बताना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 को देखते हैं। तो चलिए चार्टर एक्ट क्या है। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की संख्या का यह अंतिम अधिनियम था, अंतिम चार्टर एक्ट था ये। तो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था ब्रिटिश शासन के दौरान, तो 1853 का चार्टर एक्ट। उसके बाद सभी जो भी आएंगे अधिनियम आएंगे। विशेषता इसकी क्या थी इस चार्टर एक्ट का, कंपनी को भारतीय प्रदेशों में जब तक संसद न चाहे तब तक अपने अधीन रखने की अनुमति देता है, यानी ब्रिटिश संसद जब तक नहीं चाहे तब तक उसे अपने अधीन रहने की अनुमति दे सकता है। संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल का स्थापना की चर्चा करता है यह एक्ट, 53 का एक्ट। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल परिषद पूर्ण सदस्य की चर्चा। अब यहाँ पर प्रश्न यहाँ से पूछा गया किस एक्ट के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल का पूर्ण सदस्य माना गया है, तो 1853 का, ना कि 1833 समझ लीजिएगा आप लोग। वहाँ पर विधि सदस्य की व्यवस्था की गई थी, पर पूर्ण सदस्यता कब दी गई थी, 1853 के एक्ट के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के विधेयक वीटो करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो यहाँ प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं, वीटो का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया। फिर बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, फिर उसके बाद इस एक्ट के तहत ही। फिर नेक्स्ट है, इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद को स्थानीय प्रतिनिधि प्रारंभ किया गया, जैसे बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार एक एक सदस्यों का चयन करना। तो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, जैसे प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, जो अभी आप जैसे लोकल बॉडीज आज पढ़ते हैं उसी तरह ये भी था। तो स्थानीय प्रतिनिधित्व की कल्पना कब किस एक्ट के तहत की गई थी, 1853 के एक्ट के तहत की गई थी। फिर नेक्स्ट उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहीं से 1857 का विद्रोह इससे पूर्व हो चुका था। उसके बाद ये 1858 का एक्ट आया, अधिनियम आया। चलिए महत्वपूर्ण बातें क्या थी इसके संबंध में प्रिंस सर आपको बताएंगे क्या है नहीं है, पर यहाँ पर कुछ एक्ट के संबंधी महत्वपूर्ण बातें हम इसकी चर्चा करेंगे, विद्रोह की चर्चा प्रिंस सर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन में बेहतर बनाने का यह अधिनियम माना गया। उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। इस एक्ट को किस नाम से जाना गया, ये प्रश्न पूछा गया है। एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1858। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करते हुए गवर्नर क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। तो एक्ट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इस एक्ट से संबंधित प्रश्न। मुख्य विशेषता क्या थी इस एक्ट की, ये देखते हैं। तो 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट का द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, सबसे पहला मुख्य विशेषता इसकी ये थी। फिर नेक्स्ट था, इसमें भारत के राजस्व सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें 15 सदस्यों के एक परिषद के रूप में गठित की गई थी। तो सचिव पद का सृजन किस एक्ट के तहत हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में, विभिन्न एग्जामों में। फिर नेक्स्ट उसके बाद भारत के गवर्नर को वायसराय की उपाधि दी गई, जिसमें क्राउन प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व था। तो वायसराय की उपाधि कब दी गई, 1858 का एक्ट। वो किसका प्रतिनिधि था, ये क्राउन का प्रतिनिधि था। जैसे आज का राजदूत एम्बेसडर होते हैं उसी तरह इसे आप मानिए उस दौरान का। पर ये शासन प्रशासन ब्रिटिश भाग में वो करता था, ब्रिटिश क्राउन के संदर्भ में भारत में शासन प्रशासन करता था। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था या राजदूत, जिसे आज़ादी के बाद राजदूत बोला जाने लगा भारत में। आज वो एम्बेसडर इसे राजदूत बोला जाता है। गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार के लिए विधायी कार्य का प्रतीक था तथा सम्राट के प्रतिनिधि करने के लिए उसे वायसराय कहा जाने लगा। तो यहाँ प्रश्न पीटी में पूछे गए हैं, 1858 एक्ट के बाद गवर्नर जनरल किस रूप से जाना गया। तो विधायी कार्य के प्रति वो उत्तरदायी था।
और सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वह वायसराय के रूप में जाना गया था। दोनों एक ही व्यक्ति होता था। वह एक रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल भी था और एक तरफ से वो वायसराय भी था। तो ये चीज़ें थी, दो एक ही व्यक्ति था। ऐसा नहीं कि आप लोग समझ ले दो अलग अलग व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के दो पद के रूप में जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1861, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। 5वें सदस्य के रूप में विधि वेता का पद सृजन किया गया। पहली बार ब्रिटिश भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। तो यहाँ प्रश्न पीटी से पूछे गए हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा अच्छे। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ भाई प्रश्न पीटी से पूछे किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जो अभी राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई। तो विधान परिषद देख रहे हैं कब दी गई, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं किन किन क्षेत्रों में दी गई थी। तो 3 क्षेत्रों में दी गई थी। और यहाँ पर विधान परिषद कब कब स्थापित हुआ, जैसे बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में स्थापित किया गया। तो चलिए, विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य सम्मिलित किए गए। तो 1862, सॉरी यहाँ पर 100 हो गया, 1862, कुछ मिस प्रिंट भी होता है, उसे आप नेगलेक्ट कीजिएगा। 1862 में लॉर्ड कैनिंग के 3 भारतीय लोगों की नियुक्ति की गई थी इस विधान परिषद में। उसमें पहला था बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। महत्वपूर्ण विधान परिषद में इनकी मनोनयन किया गया था, मनोनीत किया गया था। प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1869 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। तो प्रश्न यहाँ से पीठी में पूछा गया, पोर्टफोलियो व्यवस्था कब मान्यता मिली, किस एक्ट के तहत मिली, तो इसी एक्ट के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या इसके तहत पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या थी। इसके अंतर्गत इसके द्वारा वायसराय के द्वारा परिषद में एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों में का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे उस विभाग के काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त था। तो देखते एक साथ एक से या अधिक सरकारी विभाग का जो प्रभारी होगा, जिसे नियुक्त करेगा ये गवर्नर वायसराय, उसे काउंसिल की ओर से आदेश पारित करने का जो आदेश दिया गया था, उसे शक्ति दी गई थी। उसी को पोर्टफोलियो व्यवस्था प्रणाली की गई कि एक ही पद पर एक विभाग में एक व्यक्ति एक से अधिक सरकारी विभागों में कार्य कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1892। इसकी कुछ बातें महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे गवर्नर जनरल की परिषद अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई। परिषदों को शर्त एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श तथा प्रश्न पूछने की अनुमति शक्ति प्रदान की गई। किस एक्ट के तहत, 1892 के एक्ट के तहत। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को प्रारंभ किया गया। तो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, जैसे ये कहाँ दिए गए विचार विमर्श और प्रश्न पूछने का अधिकार, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस एक्ट के तहत, तो ये दोनों 1892 एक्ट के तहत पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है 1919 का एक्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट। ये 3 जो आगे एक्ट आने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड के भारत में राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटन भारत के वायसराय थे। इस एक्ट के तहत भी माना, इस एक्ट को इस नाम से भी जानता, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी। और नेक्स्ट उसके बाद है मुख्य विशेषता इसकी क्या थी, ये देखते हैं। केंद्रीय परिषद में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद आकार में वृद्धि की गई। इसकी 16 से संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। फिर प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति प्राप्त दी गई। फिर विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न, बजट पर संकल्प आदि चर्चाओं संबंधित कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया। ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यकारी परिषद प्रथम भारतीय सदस्य बने विधि सदस्य के रूप में। तो यहाँ प्रश्न आपको पीटी से पीसीएस में पूछा गया, खासकर बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस में ये सब प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के विधि निर्माण और प्रशासन दोनों प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली सुविधा अपनाई गई। तो यहाँ प्रश्न यहाँ पूछा गया पीटी में, यूपीएससी के पीटी में प्लस पीसीएस के पीटी में, मार्ले मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया। किस एक्ट के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली की शुरुआत की गई? तो 1919 के एक्ट के तहत। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व किया गया। तो केवल इस एक्ट के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था नहीं की गई थी, साथ ही साथ ये प्रेसिडेंसी जो कॉरपोरेशन होते थे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो एसोसिएशन होते थे, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी यह व्यवस्था दी गई। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1919। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसके नाम से भी जाना जाता है। इसमें मॉन्टेग्यू जो थे भारत में राज सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय थे। तो प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछे गए हैं। फिर 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उसके उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। तो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारत में क्रमिक विकास के रूप में उत्तरदायी सरकार की स्थापना उसका मुख्य ध्येय है। तो इसके बाद मुख्य विशेषता इस एक्ट की क्या थी, उसे देखते हैं। 20 सदस्य व्यवस्था लागू की गई, 20 सदस्यीय व्यवस्था, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद स्थान राज्य की परिषद उच्च सदन के रूप में ले लिया गया और केंद्रीय विधान परिषद विधानसभा निर्णय सदस्य वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। कहने का अर्थ ये है कि जो भी केंद्रीय विधान परिषद पहले चर्चा हो रही थी उसका स्थान अब राज्य परिषद उच्च का सदन, जैसे आज का राज्यसभा है, उसे ले लिया गया और केंद्रीय विधानसभा निर्णय सदन वाले द्विसदनीय विधानमंडल जो आज का लोकसभा है उसे ले लिया गया। ठीक है। राज्य परिषदों की संख्या, जो सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, 16 मनोनीत होते थे। राज्य परिषद कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। फिर केंद्रीय विधान परिषद सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई, जिसमें 104 निर्वाचित होते, 41 मनोनीत होते। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। तो प्रश्न यहाँ से पूछे गए कार्यकाल के संबंध में, सदस्यों के संबंध में, मनोनीत कौन थे, निर्वाचित कौन थे, यहाँ से प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। सदस्यों के चुनाव अंकित निर्वाचन सीमित, सॉरी यहाँ सीम लिखा गया, यहाँ सीमित होगा, कुछ मिस प्रिंट है, उसे सुधार लिया जाएगा। सीमित निर्वाचन अंकित जो भी निर्वाचन क्षेत्र थे अप्रत्यक्ष रूप से किया जाने लगा। निर्वाचन के लिए अर्हताएं सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति को आधारित माना गया। तो निर्वाचन का क्या योग्यता यहाँ रखा गया, कुछ सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति का। द्वैध शासन इस एक्ट द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में, यहाँ फिर द्वैध शासन आप देख रहे हैं, चर्चा यहाँ पर आ जाता है। तो द्वैध शासन का यहाँ पर पद पर था, पद कोष रूप से, पद पर के आधार पर किस रूप से द्वैध शासन यहाँ लागू होता है। इससे पूर्व था क्षेत्र के आधार पर। तो आप समझिएगा क्षेत्र के आधार पर द्वैध शासन कब था, पद के आधार पर कब था और शक्ति के आधार पर कब था। तो देखिए यहाँ पर गवर्नर का प्रांत कहा गया, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई इस एक्ट के तहत। तो ये वह द्वैध शासन नहीं था, यहाँ क्षेत्र और यहाँ पद और अधिकार जो क्षेत्र थे, अधिकार क्षेत्र, और ये उससे पहले था भूमि क्षेत्र के आधार पर, भूमि क्षेत्र यानी किस भूभाग पर किसका द्वैध शासन यानी शासन प्रशासन लागू होगा। चलिए, प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, कानून, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस प्रशासन, उद्योग आदि विषय आते थे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होते थे वो आरक्षित विषय में होते थे, जिसमें गवर्नर जनरल का कार्य होता था। हस्तांतरित विषय के रूप में लोक स्वास्थ्य, कृषि, मापतौल, स्थानीय शासन, सार्वजनिक मनोरंजन, नियंत्रण, आबकारी, शिक्षा आदि शामिल महत्वपूर्ण विषय थे। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर के कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता था। प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछा जा चुका है, यूपीएससी प्लस पीसीएस के पीटी में। पहली भारत में लोक सेवा आयोग का गठन इसी एक्ट के तहत किया गया। पहली बार लोक लेखा और वित्त समिति का गठन इसी एक्ट के तहत किया गया। फिर भाषी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट 1919 द्वारा की गई थी, इसमें शामिल किया गया था।
संपत्ति कर, शिक्षा आदि पर सीमित संख्या में लोगों का मताधिकार प्रदान किया गया इस एक्ट के तहत ही। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल जो इंडियन थे, यूरोपीय के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित किया गया। तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसका विस्तार करके अब कहाँ कहाँ तक पहुँचा दिया गया। देखिए, सिखों के लिए भी किया गया, भारतीय ईसाई जो थे उसके लिए भी किया गया, आंग्ल इंडियन अर्थात वैसे जो ब्रिटिश थे और उनकी भारतीय स्त्री पत्नी के उत्पन्न जो संतान थे उसको एंग्लो इंडियन बोला गया। तो उन्हें भी यहाँ पर दिया गया। यूरोपीय जो भी थे उनको भी पृथक निर्वाचन का सिद्धांत यहाँ पर उनको सीट मनोनीत करने का, सीट और आरक्षित करने का व्यवस्था किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं किस एक्ट के तहत अलग किया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। तो पीटी में देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे गए यूपीएससी प्लस पीसीएस में। साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं एक वैधानिक आयोग का गठन प्रावधान किया गया जिसका कार्य 10 वर्षों का वैज्ञानिक विकास की जांच और बाद रिपोर्ट प्रदान करना था। इसी तरह साइमन आयोग का गठन 1927 में किया गया था, 10 वर्षों के बाद होना था। जो ये एक्ट कब आया उसके 10 साल बाद आपको होना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और तो उसमें कुछ बातें हैं देख लेते हैं। 1920 से 1935 राष्ट्रीय आंदोलन का यह परिणाम माना गया। यह एक्ट 2 अगस्त 1935 को अधिनियम पारित हुआ। ब्रिटिश संसद के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था यह। 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धाराएं या 10 अनुसूचियां इसमें शामिल थे। तो ये कभी कभी पूछ देता है पीटी में, स्टेट पीटी और जो भी लोअर पीसीएस होते हैं उसमें पूछ दिया जाता है। और यह एक्ट इतना महत्वपूर्ण था कि आज का वर्तमान जो भारतीय संविधान है उसके अधिकतर 2/3 भाग यहीं से लिया गया है। तो समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक इसी अधिनियम पर आधारित है। भारत कुल उत्तरदायी सरकार गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मुख्य प्रावधान क्या था इसमें? एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना था जो भारतीय रियासतों के लिए के लिए था। यहाँ 3 सूचियों का वर्गीकरण किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो अभी भी भारतीय शासन में लागू है। तो देखते हैं इसमें संघ सूची में 59 विषय थे उस समय 1935 के अधिनियम में, फिर 54 विषय थे राज्य सूची में और 36 विषय थे समवर्ती सूची में। इसका मुख्य उद्देश्य शक्तियों का बंटवारा था, कार्य शक्तियों का बंटवारा था। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। तो प्रश्न यहाँ से पूछा गया अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? वायसराय को दी गई थी। फिर उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। प्रांतीय स्वच्छता जो थी आरंभ की गई, प्रांतीय स्वच्छता। फिर राज्यों की उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। अब गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के गठन उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। नेक्स्ट इसमें था व्यवस्था 1937 तक ये प्रारंभ हुई और 1939 में समाप्त हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। आप देख रहे हैं केंद्र में किया गया, पहले क्षेत्र में था, भूभाग पर था, फिर एक शक्ति के आधार पर था। अब केंद्र के जो संघीय शासन विषय थे विधान परिषद और राज्य विधानमंडल उसमें ये लागू किया गया था। तो केंद्र में वो केंद्र के स्तर पर यह लागू किया गया था। इसके 2 विषय बांटे गए थे, जैसे स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। यह व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सका, पर यह चर्चा होता है कि केंद्र के स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई। तो इस एक्ट के तहत ही 11 प्रांतों में 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। प्रश्न यहाँ से ही पूछे गए। तो वो क्षेत्र कौन से थे? बिहार, बंगाल, मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम। संयुक्त प्रांत कहने का मतलब मध्य प्रदेश अभी था और कुछ यूपी के कुछ पार्ट थे उस समय। चलिए, दलित महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए निर्वाचन व्यवस्था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। तो यहाँ पर किस एक्ट के तहत दलित और फिर उसके साथ महिलाओं फिर मजदूरों को भी अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो देख रहे हैं पृथक निर्वाचन के जो व्यवस्था थी वो 1919 के एक्ट में भी की गई, 1919 में भी की गई और 1935 में भी की गई। तो तीनों स्तर पर अलग अलग थी। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है निर्वाचन
पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस किस एक्ट में की गई? तो केवल आप लोग 1919 का एक्ट ही मत समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर तीनों स्तर पर की गई थी, 1919 में भी, 1900, फिर 1919, 1909, 1919 और 1935 में भी। हालांकि अलग अलग चीज़ें थी पृथक निर्वाचन की। प्रश्न यहाँ से पूछे कभी भी तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, केवल 1919 से ही नहीं करके आ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें बातें थी। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं, भारत शासन परिषद जो था, भारत परिषद, वो कब समाप्त किया गया? तो 1935 के एक्ट के द्वारा। मताधिकार का विस्तार किया गया, अब लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। देश में मुद्रा साख के नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात यहाँ की गई। प्रांतीय लोक सेवा आयोग को 2 और अन्य राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई। यहाँ पर एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई, जिसके विरुद्ध प्रिवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। 1937 में यह संघीय न्यायालय बन चुका था। फिर बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा और सिंध को नए प्रांत के रूप में सृजित किए गए। प्रश्न कितनी ही बार पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री, प्रीमियम और मंत्री, मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार कब किया गया? 1935 के एक्ट में। तो ये प्रश्न आपको प्रश्न पूछे गए हैं। अब लास्ट एक्ट है 1947 का, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आज के सेशन का ये लास्ट है। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है, कोई बात नहीं, एक ही दिन में ये समाप्त हो गया। ऐसे सारे एक्ट नहीं तो दो बार रहता है छोटा छोटा वीडियो में, पर एक ही साथ सारगर्भित रूप से हो गया। तो इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और चीज़ें आपका सारा कन्फ्यूज़न यहीं से दूर होगा। चलिए देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की घोषणा, 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त हो जाएगा, ऐसी घोषणा की गई थी इस एक्ट में। पर 15 अगस्त को देख रहे होंगे भारत आज़ाद हुआ था। इसके उपरांत सत्ता उत्तरदायी और भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने पुनः स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें, डिस्प्यूट यहीं से जन्म लिया था जो 1847 आज़ादी के बाद हुआ था। जैसे उत्तरदायी सरकार, एक आप पहले स्वतंत्रता नहीं दी गई भारत को, केवल उत्तरदायी सरकार को भारतीय हाथों में सौंपने का नहीं, पावर सौंपने की बात की गई थी, एक बात। दूसरी की संविधान क्षेत्र में उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जो स्वीकार नहीं करेंगे, जो स्वीकार करेंगे उन क्षेत्रों पर ही लागू होंगे। तो देखेंगे देशी रियासती विवाद जो उत्पन्न होता है किसके कारण होता है, यहीं से विवाद उत्पन्न होता है। फिर 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना कांग्रेस और मुस्लिम ने बाद में स्वीकार भी कर लिया था। 18 जुलाई 1947 को अधिनियम पारित हुआ। चलिए मुख्य प्रावधान क्या थे इसके देख लेते हैं। दो डोमिनियन स्टेट पाकिस्तान और भारत की स्थापना क्रमशः जैसे 14 और 15 अगस्त को 1947 के दिन निर्धारित किया गया। पाकिस्तान 14 को, भारत 15 को स्वतंत्रता उसे दी गई। बंगाल और पंजाब 2 प्रांत बनाया जाने का प्रावधान था इस एक्ट में। पूर्वी बंगाल, सिंध, असम, सिलहट जिला को पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। जैसे इंडिया में पाकिस्तान यहाँ था, जो आज का बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान पहले था। तो ये आप देख रहे हैं कैसे दोनों को अलग किया गया था। भारतीय रियासत इन दोनों डोमिनियन स्टेट किसी एक में शामिल हो सकते थे, या तो पाकिस्तान में या तो भारत में, जो भी स्टेट से रियासतें थी। दोनों डोमिनियन स्टेट की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई, चाहे उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में अलग होने का अधिकार दिया गया। चाहे तो वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है उसमें आप शामिल हो सकते हैं, अलग रह सकते हैं। दोनों डोमिनियन स्टेट के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति की द्वारा महामहिम के द्वारा की जाएगी, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। दोनों राज्यों को अपने अपने संविधान सभा के गठन का शक्ति दी गई थी। दोनों राज्यों की सीमा का निर्धारण सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। यहाँ पीटी से प्रश्न पूछा गया है। फिर नेक्स्ट था 15 अगस्त 1947 में भारतीय रियासतों ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई।
साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधी जो ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। आदिवासी क्षेत्र समझौता क्या था? जो 1857 के बाद या उससे पूर्व जो भी विद्रोह होते थे आदिवासी क्षेत्र में, तो उसके लिए समझौता होता था, उसे अब समाप्त कर दिया गया। इसने ब्रिटिश शासन के विधेयकों को मताधिकार उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हालांकि ब्रिटिश शासन के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसी के तहत दूसरा 2-3 बातें और थी, उसके बाद ये एक्ट भी समाप्त हो जाएगा और आज का सेशन भी। शाही उपाधि के भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत भारत के राज सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने पदों आरक्षण की प्रणाली समाप्त कर दी गई। 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिविल सेवा कर्मचारी को वही सुविधा मिलती रहेगी जो उन्हें पहले मिलती थी। इस एक्ट में स्पष्ट रूप से बात की गई थी। मैं आज आशा करता हूँ आपको जो भी एक्ट है, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 से लेकर 1947 तक जो अधिनियम है, जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम चार्टर है, आप उस पर संक्षिप्त चर्चा देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जाने की भी संभावना है। क्वेश्चन यहीं से बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए हमारा युक्ति IAS का ये मुख्य उद्देश्य रहता है कि सारगर्भित रूप से चीज़ों को प्रस्तुत कर दिया जाए और संक्षिप्त रूप से, ताकि आप उसी पर फोकस होकर तैयारी करें और आपका रिजल्ट सिक्योर हो। जो भी संबंधित समस्याएं हो इस नंबर पर बात कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर। साथ ही साथ हमारे पेड ग्रुप है उसमें शामिल हो सकते हैं और DNA संबंधित जो भी है टेस्ट चलता है उस पर आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न UPSC प्लस PCS टेस्ट जैसे BPSC MPPCS UPPCS का टेस्ट चलता है, PT प्लस मेंस का, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अमर कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, तब तक मस्त रहिए, धन्यवाद।